नमस्कार दोस्तों, और धन्यवाद इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो आज सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक श्राप है। नरक से आई दुल्हन। ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो हर जन्म में अधूरी शादी पूरी करने लौटती है, और जो भी उसके फेरों में बंधता है वो कभी लौटकर नहीं आता। तो चलिए कहानी की परतें खोलते हैं। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए, क्या आप ऐसे फेरों के लिए तैयार हैं? कहानी शुरू होती है इस चीख के साथ। रात थी, एक अजीब सी रात। ना चांद था ना तारे, बस आसमान पर काली परछाइयां थी और धरती पर एक आवाज ऐसी जो किसी और दुनिया से आई लगती थी। राजस्थान के दूर दराज गांव भीलपुर में उस रात सन्नाटा चीख रहा था। गांव से जरा हटकर जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली थी, वीरान, टूटी हुई, जिसकी खिड़कियों में से धूल भरी हवा चीखती हुई बाहर निकलती थी। उस हवेली में रहती थी चंपा। चंपा नाम जितना सीधा, उसका सच उतना ही भयानक। चंपा के जन्म को लेकर गांव में हमेशा फुसफुसाहटें होती थीं। कोई कहता उसके पैदा होते ही उसकी नानी मर गई थी, कोई कहता पैदा होने से पहले ही मां पागल हो गई थी। लेकिन चंपा की मां हमेशा चुप रहती, बस इतना कहती, ये बच्ची मेरी है लेकिन ये मेरी नहीं है। चंपा बचपन से ही अजीब थी। जब वो हंसती तो उसके आसपास के पेड़ हिलने लगते, जब वो रोती तो गांव के कुएं से अजीब सी गूंज सुनाई देती। गांव के बच्चे उससे डरते थे। जब वो स्कूल जाती तो पूरी क्लास चुप हो जाती। वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन ऐसा लगता कि वो सबकी बातें सुन लेती है, मन की भी। एक बार गांव के स्कूल में एक लड़का, गोविंद, चंपा का मजाक उड़ाने लगा। भूतनी, चंपा भूतनी, वो जोर जोर से चिल्लाया। चंपा ने उसकी तरफ देखा, सिर्फ देखा, और फिर मुस्कुरा दी। अगली सुबह गोविंद की लाश स्कूल के पीछे के कुएं में मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत डरावना देखा हो। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ये लड़की ठीक नहीं है, लेकिन चंपा की मां उसे कहीं ले नहीं जा सकती थी, क्योंकि सच ये था, वो भी अब उसकी बेटी से डरने लगी थी। एक रात जब चंपा 14 साल की थी, हवेली के अंदर से जोर की चीखें आईं। गांव के लोग भागे भागे आए। अंदर जाकर देखा, चंपा की मां का चेहरा झुलसा हुआ था, जैसे किसी आग में जल गई हो। वो दीवार से टकराकर गिर रही थी और बस एक ही बात कह रही थी, ये मेरी बेटी नहीं है, ये नरक से आई है। पिता ने कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे के कोने से अजीब सी खरखराहट की आवाज आई। कुछ पल बाद दोनों की जली हुई लाशें मिली। चंपा वहीं खड़ी थी, एकदम शांत, एकदम चुप। उसने बस एक बात कही, अब मैं अकेली हूं। गांव वालों ने पुलिस बुलाई, लेकिन पुलिस जब तक पहुंची, लाशें गायब हो चुकी थीं और हवेली के पीछे सिर्फ एक ताजा खुदा हुआ गड्ढा था और उसमें बिछी थी लाल चुनरी। उस दिन के बाद कोई उस हवेली के पास नहीं गया। चंपा ने वहीं रहना शुरू किया, अकेली। साल दर साल वो बड़ी होती गई, और अजीब बात यह थी, वो अब और भी सुंदर दिखने लगी थी। उसकी आंखें इतनी चमकदार हो गईं कि जो देखता हिप्नोटाइज हो जाता, लेकिन कोई पास नहीं जाता। वो दिन भी आया जब गांव में एक लड़का, विराज, शहर से लौटकर आया। पढ़ाई कर चुका था, स्मार्ट था, और चंपा को देखकर उसके मन में कुछ हुआ। गांव वालों ने समझाया, उस लड़की से दूर रहो, लेकिन विराज ने बात नहीं मानी। वो हवेली के पास गया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन हवेली के बीच में चंपा खड़ी थी, लाल साड़ी में, माथे पर सिंदूर, आंखों में गहराई। तुम यहां क्यों आए? चंपा ने पूछा। तुमसे बात करनी थी, विराज ने कहा। बात करोगे तो वापस नहीं जा पाओगे। फिर भी विराज रुका रहा। धीरे धीरे चंपा और विराज मिलने लगे। गांव में बात फैल गई, लोग डर गए। किसी ने विराज को एक रात सपने में देखा, उसके माथे पर राख थी और उसके होंठों से खून टपक रहा था। वो कह रहा था,
मैंने चंपा से ब्याह किया है, अब मैं जिंदा नहीं। अगली सुबह विराज गायब था। गांव वाले डर के मारे पंचायत में जमा हुए। तय किया गया कि चंपा को गांव से निकाल दिया जाए। लेकिन जब लोग हवेली पहुंचे, देखा हवेली पूरी तरह बदल चुकी थी। वहां अब रोशनी थी, फूल थे और बीच में मंडप बना था। उस मंडप में चंपा बैठी थी दुल्हन के रूप में। उसके बगल में बैठा था विराज, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर वही राख। गांव वाले कांप गए। चंपा ने सबकी ओर देखा और बोली, मैंने शादी कर ली है, अब ये हवेली मेरी है और ये गांव भी। तभी आसमान में काली आंधी आई और हवेली के अंदर से निकलने लगी औरतों की चीखें, बच्चों की हंसी और जलते हुए लाशों की बदबू। गांव के लोग भाग गए। उसके बाद हर साल सावन की पहली रात हवेली में बारात निकलती है और हर साल गांव से एक युवक गायब हो जाता है। कहते हैं चंपा अब पूरी तरह इंसान नहीं रही, वो नरक की दुल्हन बन चुकी है और वो हर साल एक नया दूल्हा बुलाती है ताकि उसकी आत्मा शांत रह सके। लेकिन उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी, क्योंकि वो जो था, जो है, वो नरक का है और नरक कभी संतुष्ट नहीं होता। कहानी आगे जारी। गांव वाले उस दिन के बाद कभी हवेली की ओर नहीं गए। लेकिन भीलपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। शाम होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते, बच्चे छिपा दिए जाते और जब भी हवेली की ओर से शहनाई की आवाज आती, लोग एक दूसरे को देखते, कांपते और दिए बुझा देते। पर डर के बावजूद जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, अर्जुन। वह शहर से था, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाता था। कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली रोशनी दिखाई देती है। अर्जुन दरवाजा खोलता है, दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। अंदर चारों ओर लाल गुलाब बिखरे हैं, दीवारों पर शादी के चित्र और सामने एक बड़ा आईना। आईने में अर्जुन को खुद की परछाई दिखती है, लेकिन तभी परछाई कुछ अलग करने लगती है। उसके हाथ अपने आप ऊपर उठते हैं। वो कैमरे से हटकर खुद को आईने में देखता है और देखता है वो अब शादी का जोड़ा पहने खड़ा है। उसी पल पीछे से एक जानी पहचानी मगर सर्द आवाज आती है, दुल्हा आ गया। अर्जुन पलटता है। चंपा खड़ी है उसी लाल जोड़े में, मगर इस बार उसके शरीर से धुआं निकल रहा है। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं, आंखें बिल्कुल काली। अर्जुन कैमरा गिराता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका है। चंपा कहती है, तू आया है, अब तेरा विवाह होगा। अर्जुन चीखता है, तू कौन है, क्या चाहती है? चंपा धीरे से आगे बढ़ती है और कहती है, मैं एक श्राप हूं, एक अधूरी अग्नि, जिसे हर साल नया जीवन चाहिए, नया वर चाहिए, ताकि मेरा दर्द बांट सके, मेरी आग बुझ सके। क्यों? अर्जुन चिल्लाता है, किसने तुम्हें ऐसा बनाया? अब कहानी का असली सच सामने आता है, एक ऐसा रहस्य जो अब तक किसी को नहीं पता था। सीन फ्लैशबैक। 80 साल पहले का राजस्थान। एक राजा, एक राजकुमारी और एक श्राप। चंपा दरअसल इस युग की नहीं है। वो राजकुमारी चंद्रप्रभा थी, एक अपूर्व सुंदर कन्या जिसकी शादी एक वीर राजा से तय हुई थी। पर शादी के दिन ही उसके राज्य पर हमला हुआ। राजा को मार डाला गया और उसे जिंदा जला दिया गया, उसी हवेली के अंदर। मरते वक्त उसने कसम खाई, मैं हर युग में लौटूंगी, जब तक मेरा विवाह पूरा नहीं होता मैं हर जन्म में दूल्हा मांगती रहूंगी, नरक से उठकर, अग्नि से होकर। और वो अग्नि ही उसका श्राप बन गई। हर 100 साल में एक बार वो फिर से उठती है, उसी शादी के जोड़े में और उसी अधूरे 7 फेरे की प्यास के साथ। सीन वर्तमान हवेली अथुई। अर्जुन का अंत
चंपा अब पूरी तरह आग में बदल चुकी है। अर्जुन का शरीर अकड़ने लगता है। वो चीखता है, लेकिन उसकी आवाज हवेली से बाहर नहीं जाती। 7 घंटे बाद गांव के कुएं से सिर्फ एक जला हुआ कैमरा मिलता है। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में बस ये आवाज आती है, मैं चंपा नहीं, मैं नरक हूं। कहानी का अंतिम मोड़। कुछ महीने बीत जाते हैं। गांव में फिर एक नई बारात आती है, पर यह असली नहीं, वो बारात है जो हवेली से हर साल उठती है। लोग अब उस हवेली को शादी का श्मशान कहते हैं। और चंपा, वो अब हर लड़की की परछाई में बस चुकी है। कई गांवों में यह भी कहा जाने लगा है, अगर कोई दुल्हन शादी के दिन आईने में खुद को नहीं देख पाती तो समझ लेना आज चंपा की बारात निकली है। कहानी आगे जारी। समय बीत चुका है। हवेली अब दोबारा शांत हो चुकी है, मगर कुछ गांव वाले जानते हैं यह खामोशी सिर्फ तूफान के पहले का सन्नाटा है। अब कहानी में प्रवेश करता है रवि, अर्जुन का छोटा भाई। वह भी एक पत्रकार है, मगर उसके अंदर कुछ और है। एक आग, एक जुनून और अपने भाई की मौत का बदला लेने की प्यास। अर्जुन की मौत की खबर सुनकर रवि पागल सा हो जाता है। भूत प्रेत, दुल्हन, हवेली, मैं किसी से नहीं डरता, वह बड़बड़ाता है। रवि शहर से निकलकर सीधे भीलपुर आता है। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बेटा, एक बार वो हवेली जिसे बुला ले, कोई वापस नहीं आता। लेकिन रवि की आंखों में आंसू हैं और हाथ में अर्जुन का टूटा कैमरा। उसने कैमरे की एक पुरानी फुटेज को स्लो मोशन में चलाया और उसमें एक पल ऐसा आया जहां चंपा की आंखों के पीछे कुछ चमकता दिखा, जैसे कोई प्राचीन निशान। रहस्य की तह तक। प्राचीन ग्रंथ और पुरानी हवेली की किताबें। रवि गांव के पंडित के पास जाता है जो 80 साल से जिंदा है, लेकिन कम बोलता है। जब रवि ने उसे फुटेज दिखाई, पंडित कांप गया। उसकी आंखें छलक उठीं। ये राजवंश चिन्ह है। ये वही श्राप है जिसे मैंने अपने दादा की जबानी सुना था। पंडित उसे बताता है, ये सिर्फ की ये बैता बरिया। वो दुल्हन असल में उस राज्य की बेटी है जिसे राजा ने युद्ध में धोखा दिया था। राजा ने वादा किया था शादी का, मगर शादी के दिन उसे जिंदा जला दिया ताकि राज्य न बंटे। मरते वक्त वो चिल्लाई थी, मुझे दूल्हा मत देना, मुझे नरक भी मंजूर है, पर अधूरी शादी नहीं। उस श्राप ने उसकी आत्मा को बांध दिया। 7 अधूरे फेरे, 7 नरक यात्रा, 7 युगों तक वह हर जन्म में लौटेगी अपने दूल्हे को खींचने। रवि अब जान चुका था, इस आत्मा से लड़ना असंभव है, लेकिन उसे मुक्त करना शायद संभव है। रवि की योजना, एक नई शादी। रवि अब सोचता है, अगर चंपा को कभी कोई सच्चे दिल से 7 फेरे देकर मुक्त कर दे तो शायद उसकी आत्मा भी मुक्ति पा सके। मगर कौन करेगा यह बलिदान? रवि खुद को तैयार करता है। शादी की तैयारी होती है, मगर इस बार सिर्फ एक दूल्हा है और एक भूतनी। रवि पुरानी रस्मों के अनुसार हवेली में अकेला पहुंचता है। सिर पर सहरा, हाथ में दिया। हवेली के अंदर चंपा प्रकट होती है। तू कौन है? वह पूछती है। मैं वो हूं जो तुझे मोक्ष देगा। चंपा हंसती है। हर कोई यही कहता है, फिर सब राख बन जाते हैं। लेकिन रवि उसके आगे झुक जाता है। मैं अर्जुन का भाई हूं और मैं तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ूंगा। विवाह। अग्नि के फेरे और आत्मा की तड़प। 7 फेरे शुरू होते हैं। हर फेरे पर हवेली कांपती है, दीवारें लाल हो जाती हैं। हर फेरे के साथ कोई आत्मा चीखती है। 6ठे फेरे पर चंपा चिल्लाती है, रुक जा, मत कर, मैं नहीं चाहती मोक्ष, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। रवि कहता है,
सुबह का सूरज, राख में नई शुरुआत। सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। हवेली जल चुकी थी, बस राख बची थी। राख के बीच बैठा था रवि, जिंदा मगर बदला हुआ। उसकी आंखें अब वैसी ही थीं जैसी चंपा की थी, गहरी, बुझी हुई। गांव वाले कुछ पूछने ही वाले थे कि उसने सिर्फ इतना कहा, अब वो चली गई है, पर मैं जानता हूं अगला श्राप अभी भी बाकी है। अंतिम रहस्य, क्या चंपा सच में मुक्त हुई? कई महीने बीत जाते हैं। रवि शहर लौट जाता है। एक दिन वह अपने ऑफिस में बैठा होता है जब उसकी कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है। स्क्रीन पर एक फोटो खुलती है, एक पुरानी शादी की फोटो, और उसमें बगल में खड़ी है चंपा, वही लाल जोड़ा, वही मुस्कान, और कैप्शन में लिखा होता है, अधूरी शादियां कभी नहीं मरती, नरक से आई दुल्हन वापसी। पूर्ण हॉरर थ्रिलर, गहराई, रहस्य और पिशाचिनी आत्मा के पुनर्जन्म के साथ। ओपनिंग सीन, शहर, एक नया अपार्टमेंट। समय रात के 2:33 बजे। रवि अब शहर लौट चुका है। काम पर वापस जाने की कोशिश करता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, मगर भीतर कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। वह अब बिना किसी वजह के नींद में बड़बड़ाता है, चुमानी के अब्बाने बाशुबहे। छठा फेरा अधूरा था, वह झूठ था, वो अभी भी यही है। रात को जब वह आईना देखता है तो आईने में खड़ी होती है एक दुल्हन, लेकिन वह रवि नहीं देख पाता। अगली सुबह उसकी नौकरानी काम छोड़ देती है। साहब, आपके घर में रात को कोई औरत घूमती है, मैं अब नहीं आऊंगी। रवि हंसता है, पर अब उसकी मुस्कान नकली है। सीन, ऑफिस बाय साल। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो खुद से प्ले होती है। वीडियो वही कैमरा फुटेज है जो अर्जुन ने हवेली में रिकॉर्ड की थी, लेकिन इस बार कुछ और दिखता है। वीडियो के एंड में अर्जुन किसी से फुसफुसाकर कह रहा है, अगर मैं मर जाऊं तो उसे अग्नि मत देना, उसका मोक्ष झूठ है। वो अग्नि से डरती नहीं, वो अग्नि में जन्म लेती है। रवि कांप जाता है, उसके हाथ से चाय गिर जाती है। फ्लैशबैक से रहस्य उजागर होता है। असली श्राप अभी बाकी है। वह फिर से पंडित जी से मिलने जाता है। इस बार पंडित बोलने से मना करता है, बेटा, तूने जो किया वो अंतिम था नहीं। वो अग्नि जिसमें तूने 7 फेरे लिए वो पवित्र नहीं थी, वो हवेली की नरक ज्वाला थी। तो मोक्ष नहीं, संक्रमण था। तू अब उसका अगला माध्यम बन चुका है। क्या? रवि चीखता है। पंडित जी कांपते हुए एक पन्ना निकालते हैं, एक प्राचीन ग्रंथ से। उसमें एक वाक्य लिखा होता है, श्रापित दुल्हन तब तक अग्नि नहीं छोड़ेगी जब तक वह अग्नि किसी और आत्मा में न घुस जाए। अब रवि समझ चुका है, चंपा गई नहीं, अब वह रवि के अंदर है। अब शुरू होता है असली डर, चंपा की आत्मा का पुनर्जागरण। रवि रातों को बिना कारण हवेली के नक्शे बनाता है। उसके हाथ अपने आप चलते हैं। वह लोगों को देखता है और अजीब बातें सोचता है। इसकी आत्मा ठीक है, यह दूल्हा बन सकता है। एक रात वह नींद में बोलता है, अब बारात शहर से उठेगी। सीन, शहर में युवाओं की मौत। हर सप्ताह एक नई लाश, एक नई दुल्हन की परछाई। शहर में युवकों की रहस्यमय मौतें शुरू हो जाती हैं। हर लाश के पास होती है एक लाल चुनरी का टुकड़ा और एक पुराना शादी का कार्ड। पुलिस केस दर्ज करती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे हर बार एक दुल्हन की परछाई दिखाते हैं जो धुआं बनकर गायब हो जाती है। अंतिम टकराव, रवि बनाम स्वयं। रवि अब समझ जाता है, उसका शरीर धीरे धीरे किसी और की गिरफ्त में जा रहा है। वो एक मनोचिकित्सक के पास जाता है, डॉक्टर मेघा राणा। मेघा को जब वो सब बताता है तो वह डर जाती है, मगर रवि की बातों को झूठ नहीं मानती।
अगर आत्मा तुझमें समा गई है तो इसका शमन सिर्फ एक उपाय से हो सकता है, वही अग्नि जिसमें उसकी पहली मृत्यु हुई थी। अंतिम यात्रा। फिर से भीलपुर की हवेली। रवि और मेघा साथ लौटते हैं भीलपुर। इस बार हवेली पूरी तरह धंसी हुई है, पर उसका दिल अब भी जल रहा है। रवि अंदर जाता है, उसके कदम अपने आप चलते हैं। हवेली का मध्य कक्ष अब भी वैसा ही है, चारों ओर राख और बीच में मंडप। अचानक हवा रुक जाती है, समय थम सा जाता है और उसी क्षण दुल्हन की वह आत्मा रवि के शरीर से बाहर निकलती है, आग की एक लाल गुलाबी आकृति में। तू मुझे रोक नहीं सकता रवि, तू अब मेरा हिस्सा है। रवि जलता हुआ हाथ उठाता है और खुद को मंडप में खड़ा करता है। अगर तू अग्नि है तो मैं तेरा दूल्हा हूं, आओ अंतिम फेरा ले लें और इस बार मरें दोनों। वह खुद को चिता में बैठा देता है और आग में घी डालता है। चंपा चीखती है, नहीं। हवेली फटने लगती है और एक विशाल विस्फोट में सब राख हो जाता है। 1 साल बाद भीलपुर का पुनर्निर्माण। गांव अब नया है। हवेली की जगह एक मंदिर बना है, शांति देवी मंदिर। डॉक्टर मेघा अब वहां सेवा करती है। कहती है, रवि ने चंपा को नहीं मारा, उसने उसे आजाद किया, खुद को मिटाकर। लेकिन अंत। रात को मंदिर के पीछे एक बच्चा खेल रहा होता है। वो जमीन से एक पुरानी सिंदूर की डिब्बी निकालता है। डिब्बी खोलता है और एक फुसफुसाती हुई आवाज आती है, अब की बार दुल्हन नहीं, बेटी आएगी।